हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नोमक्कारी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सब जानते हैं हमारे ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम 3 मार्कर्स क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 2014 और 15 का पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपने 2016 का पेपर कर रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर सेकंड चल रहा है, जिसका पार्ट ए कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट बी आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 44 है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक समाज का उदाहरण दीजिए। एक समाज, वैसे समाज के बारे में आप सब जानते हैं। तो समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों से मिलकर बना होता है। और एक समाज होता है, यह एक व्यक्तियों का समूह होता है जो साधारणतया सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं। जैसे ब्रह्म समाज हो गया, यह मूर्त होते हैं। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज ऐसे समाज हैं, ये अपने एक समाज के उदाहरण हैं। तो एक समाज का साधारणतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। वैसे हम देखें तो चित्रकार समाज हो गया, शिक्षक समाज हो गया। जैसे अपन अपनी क्लास में बैठते हैं तो अपन स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे वो अपना छात्र समाज या ऐसे मतलब पूरा अपने जो छात्रों का समूह हो गया, वो भी एक समाज के रूप में ही होगा। तो वो एक व्यक्तियों का समूह होता है। और जो समाज होता है, तो वो सामाजिक संबंधों से मिलकर बना होता है। उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ सामाजिक नियम होते हैं, तो वो समाज होते हैं। तो एक समाज के बारे में फ्रीडमैन ने एक समाज को सांस्कृतिक स्वायत्तता वाले संगठन के रूप में परिभाषित किया है। इसमें प्रत्येक समाज के विभिन्न सदस्य एक विशेष ढंग से आजीविका उपार्जित करते हैं। इनके सदस्य विशेष प्रकार के संबंधों से बंधे रहते हैं। इनकी प्रकृति है जो वो व्यक्तियों के समूह के कारण मूर्त रूप से मानी जाती है। मतलब इनका कोई आकार नहीं होता है, निराकार होते हैं। एक समाज के लोग एक छोटे से क्षेत्र में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और एक समाज को समुदाय का संशोधित रूप माना जाता है। एक समाज के अंदर समानता और चेतना बहुत अधिक होती है, समाज से ज़्यादा बहुत अधिक चेतना होती है, और यह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संघर्षशील होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज इसके उदाहरण हो गए। एक समाज व्यक्तियों का समूह है, एक समाज की प्रकृति मूर्त है। तो ये एक समाज के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है, उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। मानवाधिकारों के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानवाधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। यह अधिनियम है जो सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। इसकी अपन संरचना की बात करते हैं, तो यह बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। इसमें 3 पदेन सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल है जो 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए वो होती है। इनके कार्य के बारे में हम बात करते हैं, तो कार्य क्या है, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई
मामला यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसकी जांच करता है। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है इसको। यह किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है, क्योंकि वो भी तो मानव है ना, तो उनके भी अधिकार हैं, तो इसीलिए जेल में जाकर वहाँ का निरीक्षण करता है। आयोग के पास जो दीवानी अदालत या दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नाम लिखिए। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड चीफ हैं HL दत्तू, वो हैं अभी। और प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष से अपने न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। और इनके सदस्य के बारे में बात करते हैं तो सदस्य हैं जो अभी श्री न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, श्रीमती ज्योतिका कालरा और डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर मुट्टे, तो ये इनके सदस्य हैं अभी। वैसे मानवाधिकार के बारे में अभी हम इसके पहले बात कर चुके हैं। तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए। तो घरेलू हिंसा क्या होती है? कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुख एवं अपमान सहन करना पड़े, घरेलू हिंसा के दायरे के अंतर्गत ये आते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो जैसे घरेलू हिंसा के रूप में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा हो गई, जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी अन्य तरीके से शारीरिक पीड़ा देना, और भी इसके अंतर्गत आते हैं। पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा हो गई, मतलब पुरुषों को बाधित करना कि ये काम करो, अगर वो नहीं भी कर पाते हैं, जैसे पैसों से रिलेटेड हो गया, जैसे उनकी कमाई है वो कम है तो उनको बाधित करना कि नहीं ये लेके आओ, ऐसा करो, इसकी पूर्ति करो, तो ये हिंसा के रूप में ही आती है। बच्चों के विरुद्ध हिंसा हो गया, बुजुर्गों के विरुद्ध, ये सब हिंसा हो गई। तो इसके कारण क्या है? महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का कारण है जो वो मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। बच्चों के साथ साथ देखें अपन तो बच्चों के साथ जो हिंसा होती है वो बाल श्रम हो गया, बाल श्रम, शारीरिक शोषण, ये सब बच्चों के लिए हो गई, बच्चों की हिंसा हो गई। इसके उपाय देखें तो घरेलू हिंसा अधिनियम आया था 2005, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 आया था, वन स्टॉप सेंटर जैसी योजना, जिसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुंच को सुगम व सुनिश्चित करता है। तो ये हो गए अपने उपाय घरेलू हिंसा के लिए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार क्या है? तो सिविल अधिकार की बात करते हैं तो अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से 1995 में अधिनियम लाया गया था, सिविल अधिकार। हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो सिविल अधिकार से ऐसा कोई अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत है। तो अपना ये सिविल अधिकार हो गया। सिविल अधिकार अधिनियम है जो, तो वो 1955 में लाया गया था, 8 मई 1955 को। इसका अधिनियम संख्यांक 22 है और इसके अंतर्गत 17 धाराएं आती हैं। तो ये अपना सिविल अधिकार हो गया। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हो गया आता है, मध्य प्रदेश में 2011 में शिशु मृत्यु दर क्या है?
यानी 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर है जो, तो मध्य प्रदेश में 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 45/1000 है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर की यहाँ पर परिभाषा देखते हैं तो प्रति 1000 जीवित शिशु में प्रति वर्ष मृत शिशुओं की संख्या, तो ये होती है शिशु मृत्यु दर। अपन मृत्यु दर की बात करते हैं तो मृत्यु दर क्या होती है, किसी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या की तुलना में वहां के लोगों की मृत्यु की दर जो प्रति 1000 प्रति वर्ष में दर्शाई जाती है, तो ये हो गई अपनी मृत्यु दर। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या प्रतिशत क्या है। तो 2001 के अनुसार अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत 49.1% है। और कुल जनसंख्या की बात करें तो 44,98,165 है। प्रदेश में कुल अनुसूचित जाति संख्या है जो 47 है। हम इसमें साक्षरता दर की बात करें तो 58.6 दर्ज की गई है। और इनके कल्याण के लिए है जो आदिम जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। संविधान में देखें तो संविधान में अनुच्छेद 341 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों का निर्धारण किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995 में किया गया था। ये अनुसूचित जाति के बारे में हमने बात की है। हम अनुसूचित जनजाति के बारे में देखें तो अनुसूचित जनजाति है जो 24 अनुसूचित जनजातियां हैं। अनुसूचित जाति की बात करते हैं, परिभाषा इसकी देखें तो अनुसूचित जातियां हैं जो भारतीय समाज की वे जातियां हैं जिन्हें परंपरागत रूप से अस्पृश्य समझा जाता रहा है और अस्पृश्य के आधार पर ये जातियां अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक अयोग्यताओं की शिकार या पीड़ित रही हैं। यानी ये जो जातियां हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई मानी जाती हैं। तो ये अपनी अनुसूचित जाति हो गई। यही अनुसूचित जनजाति की भी परिभाषा है। तो अब आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन है जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन है जन्म दर और सेकंड है मध्य प्रदेश में जनजाति। तो आपको इनके बारे में आंसर राइट करना है और कमेंट करना है। तो आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, आज का वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।